नमस्कार दोस्तों, यथालनी पेट फार्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज चल रही थी, इसमें अगर हम देखें तो हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण और मध्यकाल का जो मुगल वंश है उसका सबसे अंतिम टॉपिक है औरंगजेब। ठीक, इसके पहले हमने जो भी मुगल वंश में जितने भी शासक रहे हैं, चाहे बाबर से लेकर के और अभी जहांगीर तक, सबका हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है और बेहतरीन डिस्कस हुआ है। वो वीडियो सभी हमारे प्लेलिस्ट में है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये औरंगजेब। ठीक, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ख़त्म होगा और इसी के साथ साथ हमारा जो मध्यकाल में जो मुगल वंश है ये ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग जो अगला जो टॉपिक ले आएंगे वो होगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को सभी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे इसके बाद। ठीक, तो अब अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो, है ना, और आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और पूरा धुनाधार तरीके से बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी करिए पूरी डेडिकेशन के साथ, और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आपके पूरा बने रहेंगे और आप भी हम लोग साथ पूरी तरीके से जुड़े रहिए। ठीक, क्योंकि हम आप लोगों के साथ बिल्कुल तत्परता से लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और आपको निश्चित रूप से अगर आप लगे रहेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम तक लास्ट पूरा धैर्य पूर्वक ना, तो यकीन मानिए कि आपके साथ बहुत 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 बेहतरीन आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो तैयारी है ना, जो प्रिपरेशन है ना, ये एक मान के चलिए मैराथन है ना, और मैराथन में वही बंदा जीतता है जो लास्ट तक टिका रहता है। तो ये 100 मीटर या 200 मीटर 400 मीटर का दौड़ नहीं है कि आप शुरू से जैसे भागे और लास्ट तक जाएंगे फिर आप चलो भैया जीत गए, जो भी आपको रिजल्ट मिला चाहे हारे या जीते। लेकिन ये मैराथन है, आपको इसमें धीरे धीरे चलना है, कछुए की चाल चलनी, खरगोश नहीं बनना है, तभी आप इस चीज़ को जीत पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, समझते हैं, समस्याएं आपके साथ भी हो रही होंगी, है ना। मान लीजिए लगातार आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसका सलूशन नहीं है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम उसको अब वहीं पर अपना जो हमारा जो एफर्ट है, जो प्रयत्न है, उसको हम रोक दे, नहीं, हमको चीर करके आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये विशेषता होती है। और जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं आज तक, आप जितने भी सक्सेस पर्सन को देखें, उनके अंदर ये क्वालिटी थी, उन्होंने अपने परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ा है। जैसे कहते हैं ना कि एक आपका पहले ऐड आता था, ठीक है, कि डर के आगे जीत है ना। तो जो आपके अंदर डर है, आप उस डर को पार करिए तभी आप जीत पाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज तक इतना ही। तो अब अभी तक हम देखें तो सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, पूरा अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे, है ना। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। और एक बार फिर कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या फिर पहले से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन जो घंटा दिखाई दे उसको ज़रूर बजा दीजिए। ठीक है, बाकी चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो औरंगजेब, इसमें आपका जो पेट का एग्ज़ाम है और उस सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये बिल्कुल टू द पॉइंट ये डिस्कशन होगा और इसमें हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने की पूरी संभावना है। ठीक, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूरी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, है ना, और तभी आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। और मैं आपसे एक बात और बोल दूं, अगर आपको इतिहास को अच्छे से समझना है तो देखिए, इतिहास में ना सब घटनाएं एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती हैं। अगर आप इतिहास को अगर समझना चाहते हैं तो एक घटना को दूसरे जो घटना हुई है, जो इवेंट हुआ है, उसको इंटरलिंकिंग करके समझिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तभी जो आप फैक्ट रटेंगे, आपको फैक्ट वो लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो फैक्ट भूल जाएगा आपका। तो वो फैक्ट कैसे याद रहेगा? आप कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? घटनाओं को इंटरलिंकिंग करिए। घटनाओं को आप इंटरलिंकिंग कब कर पाएंगे? जब सभी चीज़ों का अच्छे से उसको क्रम वाइज आप देखते चलेंगे। तो इसीलिए हमने जो भी अभी तक जो मुगल काल में जो वीडियो बनाया हुआ है, आपको जितने भी शासक है सभी एकदम सीरियल वाइज क्रम से बनाया हुआ है, जैसे बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और लास्ट में आज ये औरंगजेब है। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम देखें औरंगजेब के बारे में, अगर हम मुगल काल की बात करें, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, ठीक, तो अगर हम सबकी मानसिकता को देखें
तो पूरे मुगल काल में जो अकबर था, अकबर की जो प्लानिंग, जो उसकी रणनीति थी, या फिर उसकी अगर नीतियों की बात करेंगे, चाहे उसकी धार्मिक नीति या सामाजिक नीति ना, वो अन्य जो शासक थे उनसे थोड़ी सी अलग रही थी। ठीक है, तो इसमें जो औरंगजेब था, आप यूँ कह सकते हैं, इसका जो नीति था, इसका जो धार्मिक नीति था, जो विचार था, बहुत कट्टरवादी था ये। वहीं जहाँ पे जो अकबर था, अकबर ने बहुत अच्छे रिफॉर्म किए थे। जो जजिया कर था उसको फिनिश कर दिया था, उसके बाद जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का उसने काम किया था, दास प्रथा पर रोक लगाया था, बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। उसने सभी धर्मों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। लेकिन जैसे जब औरंगजेब का काल आता है, जो समय आता है, तो उसमें वो क्या करता है, अब उस चीज़ को थोड़ा पलट देता है। ठीक है ना, उस चीज़ को पलट देता है। कैसे पलट देता है हम इसमें अभी समझते हैं और देखते हैं। चलिए, तो पहले तो बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं औरंगजेब से संबंधित। अगर हम औरंगजेब की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, उज्जैन के पास दोहाद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहाद, किस स्थान पर, दोहाद। ठीक, आपको स्थान का नाम याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेते हैं। यहाँ पे गोलकुंडा तथा बीजापुर की संधि के बारे में आपको दिया हुआ है, और यहाँ से निश्चित रूप से अगर औरंगजेब से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। इसको अभी स्टार बना लीजिएगा, या फिर अगर कॉपी और पेन लेकर अगर आप बैठे हैं और नहीं बैठे तो बैठ जाइए और इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा ये जो दो संधियाँ की गई थी ना, गोलकुंडा की संधि और बीजापुर की संधि, ये दोनों संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पर अभी तक, इसके पहले भी जितने भी कंपटीशन जो एग्जाम उसके हुए हैं, जो वनडे एग्जाम हुए हैं, उसमें कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब के द्वारा जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी। तो एक आपका गोलकुंडा की संधि और एक आपका बीजापुर की संधि। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखें तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बना और उसने गोलकुंडा और बीजापुर संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था। ठीक, कब बना सूबेदार औरंगजेब, 1652 ईस्वी में। ठीक, और उसी टाइम पे उसने गोलकुंडा और बीजापुर की जो संधि थी, ठीक है, इसको उसके मन में आया कि मुझे ये संधि करनी चाहिए। फिर शासक बनने के बाद 1686 में, शासक बनने के बाद 1686 में और 1687 में गोलकुंडा और 1686 में बीजापुर, ठीक, जा करके इन दोनों जगहों पर गोलकुंडा और बीजापुर में मुगल सत्ता को क्या करता है, स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं बीजापुर को लेकर के और गोलकुंडा को लेकर के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कब किया था, 1686 में बीजापुर में अपना मुगल वंश का स्थापना किया था और गोलकुंडा में किया था 1687 में। क्लियर, चलिए अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसके बाद दारा शिकोह की हत्या। देखिए, जब शाहजहां मुगल वंश का शासक था, ठीक है, तो उसने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और अगर देखेंगे तो जो शाहजहां था, शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, और औरंगजेब भी इसका पुत्र था। बाद में जब शाहजहां का जब उसका तबीयत खराब हो जाता है तो एक अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद दारा शिकोह ये किसी दूसरे क्षेत्र में युद्ध कर रहा होता है और औरंगजेब किसी दूसरे क्षेत्र में युद्ध कर रहा होता है। जैसे इनको खबर पहुंचती है कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, अब ये सिंहासन को अपने आप में, मतलब कह सकते हैं, कब्जे में करने के लिए ये दोनों युद्ध को छोड़ करके वापस आते हैं। ठीक, और जब वापस आते हैं तो अब इनमें उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो भी जितने भी युद्ध होते हैं उन सभी युद्धों में औरंगजेब की विजय होती है और औरंगजेब विजय पाता है। और उसके बाद दारा शिकोह की उसी टाइम हत्या कर दी जाती है और जो मुगल वंश का जो उत्तराधिकारी बनता है, जो सत्ता कायम करता है, वो होता है औरंगजेब। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। एक युद्ध था, उसका नाम था धर्मट्ट का युद्ध। ठीक है, धर्मट्ट का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारा जो पॉइंट है
औरंगजेब का राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक देख लेते हैं। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा। लेकिन अगर उसका वास्तविक अगर हम बात करेंगे, जो उसका राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1659 को, 1659 ईस्वी में। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें, इन द अदर वे, जो राज्याभिषेक कराया था औरंगजेब, ये 2 बार कराया था। तो इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा शासक था मुगल वंश का जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था। औरंगजेब कब किया था? तो पहला हुआ था इसका 1658 में हुआ था, कहाँ? आगरा में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1659 ईस्वी में। यानी दोनों मतलब बिल्कुल करीब ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप क्वेश्चन को लेकर के कन्फ्यूज ना हो, इस एक और क्वेश्चन बनता है ना हुमायूं को लेकर के, कि मुगल काल का वो कौन सा शासक था जिसने मुगल वंश में 2 बार शासन किया? तो वो था हुमायूं। कैसे? आप देखेंगे जब हुमायूं शासन कर रहा था तो उसके पीछे शेरशाह सूरी पड़ जाता है। उन दोनों में चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध होता है, और दोनों युद्ध में हुमायूं की हार होती है। और उसके बाद जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जो 1540 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1540 ईस्वी में जो होता है, तो कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में जैसे ही हुमायूं हारता है वो चला जाता है सिंध। ठीक, जब सिंध चला जाता है तो दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है। फिर उसके बाद हुमायूं रुकता नहीं, अपने आप को डेवलप करता है, विकसित करता है, विकसित कर करके फिर वो बैक करता है, और बैक करके वो दोबारा 1555 ईस्वी में, ठीक, 1555 ईस्वी में दोबारा वो आता है, और मुश्किल से वो साल भर अपनी सत्ता को कायम कर पाया होता है, और 1556 में एंड ही वाज डाई। ठीक है, वो मर जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुगल काल में 2 ऐसे शासक रहे। एक तो जो हुमायूं था उसने 2 बार शासन किया, और एक शासक था इसने 2 बार राज्याभिषेक किया। ठीक, तो आपको अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों का समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम देखते हैं। उसके बाद देखें तो राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत बड़ी उपाधि, इतना लंबा नाम, बाप रे। आपको भी देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है, जो ये उपाधि लिया था, इतना लंबा उपाधि कोई उसको याद भी नहीं कर पाएगा। तो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, आपको बस इतना याद रखना है। हालांकि इसका पूरा नाम पूछेगा भी नहीं कि किस नाम से उसने उपाधि लिया था, बस इतना जानिए कि 2 बार उसने राज्याभिषेक किया था। ठीक है, अगर याद रखना है तो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन को उसने उपाधि लिया था, बस दैट इज एनफ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखें तो औरंगजेब का राजतत्व सिद्धांत क्या था। तो इसमें देखेंगे औरंगजेब का राजतत्व सिद्धांत इस्लामी आवरण युक्त था। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब होता था गैर इस्लामिक देश, और दारुल इस्लाम का मतलब होता था इस्लामिक देश। ठीक है, तो ये क्या करना चाहता था? ये दारुल हर्ब को और दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। मतलब ये पूर्ण रूप से इसका जो मत था, इसका जो विश्वास था, वो इस्लाम में था, इस्लामिक था ये, है ना। तो यहाँ से देखिए 2 चीज़ आपसे आपको याद रखना होगा कि जो इसका राजत्व सिद्धांत था औरंगजेब का, ये दारुल हर्ब का मतलब क्या होता था और दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता था। आपको इस दोनों पे फोकस करना होगा। ठीक, और ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो शब्द किसके समय पर आए थे? औरंगजेब के। ठीक है, तो दारुल हर्ब जो था ये गैर इस्लामिक देश था, और दारुल इस्लाम जो था ये इस्लामिक देश था। ठीक है, चलिए उसके बाद इस्लाम का समर्थक, अगर आप यूँ देखेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये इस्लाम का बहुत बड़ा समर्थक था। ठीक है, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, उसके बाद देखें तो औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा बुदवाना बंद करवा दिया, और इसी के साथ साथ देखिए अब यहीं से ना इसकी जो कट्टरता है औरंगजेब की ना आपको निकल करके आएगी, आपको दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि देखिए मुद्राओं पर जो कलमा था उसको गुदवाना बंद कर दिया, नौरोज़ त्यौहार मनाना बंद कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, कब से नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता था, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो उसने नौरोज त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसको मनाना बंद करा दिया। फिर जो तुलादान होता था, झरोखा दर्शन, ये सभी को क्या कर दिया, ये बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें तो उसने अपने दरबार में दिवाली, दीपावली, होली, इन सभी पे क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, कि कोई भी जो भी अगर मान ली धर्म के लोग हो, हिंदू या मुस्लिम, अगर मुस्लिम हो तो नौरोज त्यौहार या झरोखा दर्शन ये सब नहीं मना सकते, नहीं सेलिब्रेट कर सकते, और जो हिंदू हैं वो होली या दीपावली नहीं मना सकते। ठीक, तो इसकी जो धार्मिक नीति है, इन चीज़ों से आपको घटनाओं से समझ में आती है कि उसकी धार्मिक नीति को लेकर के उसका क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया और तीर्थ यात्रा कर को इसने दोबारा लागू कर दिया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में कि अकबर जो जजिया कर था उसको फिनिश कर देता है ना, और जो तीर्थ यात्रा कर था इसको समाप्त कर देता है। लेकिन जैसे जब औरंगजेब का समय आता है, या ये अपने शासनकाल में 1679 में, ये आपको डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। कब, 1679, कब, 1679। ठीक, 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर को क्या पुनः शुरुआत करता है ये जजिया कर। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखें, अब अगर हम इसके और धार्मिक नीतियों की बात करेंगे तो यह कुरान के नियमों का पूर्ण पालन करता था, कुरान को मानता था ये पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसे एक अन्य भाषा में हम देखें तो जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। उसके बाद औरंगजेब के काल में ही सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव मंदिर को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि सोमनाथ मंदिर मुगल काल के किस शासक के समय तोड़ा गया, तो औरंगजेब के काल में। उसके बाद जो बनारस का विश्वनाथ मंदिर था ये भी तोड़ा गया, और मथुरा का जो केशव जो मंदिर था ये भी तोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो औरंगजेब ने राजपूतों के अतिरिक्त अन्य किसी हिंदू जाति को पालकी का उपयोग करने और उसे हथियार रखने से भी रोक दिया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक जो और इम्पोर्टेंट काम है, औरंगजेब के द्वारा भी सती जो प्रथा था उस पर रोक लगाया गया था। ठीक, ये इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था कि सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। और औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध सबसे पहले जाटों ने विरोध किया। 1669 ईस्वी में स्थानीय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया और तिलपत के युद्ध में जाट की क्या हो गई, पराजय हो गई। जाट अगर आप बेसिकली देखेंगे जो हरियाणा जो क्षेत्र था उस साइड में अपना वो जीवन निवास करते थे, एक प्रकार से आप कृषक कह सकते हैं। तो जो ये धार्मिक नीति थी औरंगजेब की, उससे वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं। तो जाट और औरंगजेब के बीच जो युद्ध हुआ था तिलपत का युद्ध, तो इसमें तिलपत के युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है और जो जाट होते हैं वो परास्त हो जाते हैं। ठीक, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रांतों की संख्या की बात करेंगे तो प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी औरंगजेब के टाइम पे। ठीक, कितनी थी, 21, है ना। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद अगर हम देखेंगे मराठा का राजनीति में भाग। जैसे देखेंगे जब मुगल जो शासक जब वो अपनी सत्ता को संभाल रहे थे, कायम रखे थे, तो उस टाइम पे जो मराठा थे ये भी पूरी तरीके से अपनी शक्तियों को सुदृढ़ बनाए हुए थे, है ना। और मराठों से भी और मुगलों से भी काफ़ी सारे युद्ध होते हैं जिसमें आप शिवाजी का नाम सबसे ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, तो शिवाजी ने जो मराठा जो था साम्राज्य था उसका उन्होंने स्थापना किया, स्वतंत्र तरीके से उसको संस्थापक रहे। और उसके बाद देखेंगे तो औरंगजेब और शिवाजी के साथ भी बहुत सारे युद्ध हुए। उसमें आप देखेंगे तो शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद शिवाजी मौका पाते उसको कैद से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने कई बार जो मुगल वंश थे उनको मुगलों को कई बार उन्होंने पटखनी दी थी, उन्होंने हराया था। ठीक, तो इसी में हम देखेंगे कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे हम संभाजी की हत्या की अगर बात करेंगे, ठीक है, जो संभाजी था ये शिवाजी का क्या था, पुत्र था, है ना। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था संभाजी छत्रपति बना और संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की मदद की और औरंगजेब की सेना ने दक्षिण में जाकर संभाजी की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बेसिक क्वेश्चन बनेगा कि अकबर द्वितीय किसका पुत्र था।
औरंगजेब का पुत्र था और सांबा जी शिवाजी का। ठीक है, तो इसमें सांबा जी की हत्या कर दी जाती है ना, और शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 ईस्वी में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि औरंगजेब द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें क्या क्या, मान लीजिए इसने तोड़ा, तो अगर तोड़ा था तो कुछ बनवाया भी होगा, है ना, तो आइए उसको देखते हैं। अब इसने बनवाया क्या था? औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद उसने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौला रानी, ठीक है, रबिया उद दौला रानी का मकबरा बनवाया था, जिसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है, या फिर दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, यहाँ से कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक, जैसे आप ताजमहल देखे होंगे तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, मुमताज़ के याद में। तो इस तरीके से आप ये कोई दूसरा ताजमहल कौन सा है, या किसके मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राबिया उद दौलानी जो था मकबरा, ये दूसरा ताजमहल, और इसी मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? औरंगाबाद में, यानी महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद बीबी का मकबरा, या फिर यूँ कहिए रबिया उद दौलानी का मकबरा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ें तो अगला जो हमारा पॉइंट है, गुरु तेग बहादुर से संघर्ष। ठीक है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब का गुरु जो तेग बहादुर थे, 9वें गुरु थे सिखों के, और उनसे इनका जो है सामना होता है। और इस युद्ध में सिखों के जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से संघर्ष भी किया था, और तेग बहादुर की जो हत्या था किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि सिखों के 9वें गुरु को किसने मारा था, किसने हत्या किया था? औरंगजेब ने किया था। किसका, क्या नाम था उनका? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। अगर हम आगे चलें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में मतलब ये है कि जो मतलब विशेष फैक्ट हैं जो आप एग्जाम में आ सकते हैं पूरी तरीके से, तो आपको इस चीज़ों को याद रखना होगा और देखना होगा। तो इसमें हम देखें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब को आलमगीरी प्रथम भी कहा जाता है, आलमगीरी प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद हम दूसरा तथ्य देखें तो यह अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का भी जानकार था। ठीक है, उसके बाद इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति भी थे। और आपको हम ये भी बता दें कि मुगल काल में अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी, है ना, मनसबदारी जो प्रथा चलाई गई थी, मनसबदारी प्रथा में जितने भी मनसबदार थे उनमें सबसे अधिक जो जनसंख्या उनकी थी, मनसबदारों की जो संख्या थी वो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक थी, अकबर से भी ज़्यादा। तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसको याद रखिएगा। ठीक, मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किसके समय थी? औरंगजेब के समय पर थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। उसके बाद हम देखेंगे तो औरंगजेब ने 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने से संबंधित शाह नवाज की पुत्री दिलरासो बानो से विवाह किया था, दिलरासो बानो से विवाह किया था। उसके बाद औरंगजेब को 1659 में उत्तराधिकार के देवराई युद्ध में सफलता प्राप्त हुई थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि औरंगजेब मुगल शासक का उत्तराधिकारी किस युद्ध के बाद बना? तो देवराई के युद्ध के बाद बना था। ठीक है, कब हुआ था देवराई का युद्ध? 1659 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि देखिए, अभी आपने इसी के ऊपर देखा कि 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर, ठीक, औरंगजेब का अधिकार हो गया था। आपको रट भी गया होगा, हमने कई बार इसको डिस्कस कर दिया हुआ है, और रट जाना भी चाहिए, रटना ही पड़ेगा आपको, है ना। ये ज़रूरी नहीं, आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि देखिए जो फैक्ट है ना आपका, ये मजबूरी, अगर ज़रूरी नहीं अगर समझेंगे तो मजबूरी क्या है? मजबूरी कैसे? अगर मान लीजिए सोचे कि ये नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि कंपटीशन है।
यहाँ क्या है, भीड़ इतना ज़्यादा है ना, समझिए बैटल फील्ड, जस्ट लाइक बैटल फील्ड, आपको यहाँ लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो ज़रूरी नहीं, समझिए मजबूरी है, पढ़ने का मन नहीं मन कर रहा, फिर दिमाग को अपने कहिए कि पढ़ो पढ़ो तब पढ़िएगा वो। ठीक है, चलिए तो इसको रट लीजिए आप। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मृत्युदंड दे दिया था। बेसिक पॉइंट है। औरंगजेब के शासनकाल में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 30 मार्च 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया था। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम 1665 ईस्वी में देखें तो जय सिंह के प्रयत्नों से औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुई थी। किसके प्रयत्न से? जय सिंह के। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि किसके प्रयत्न से, बस ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? 1665 में। कब? 1665। ठीक है। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या नाम था उनका? तो औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हाशिम था। मीर मोहम्मद हाशिम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये हमने ऊपर ही देख लिया है। उसके बाद औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। वह इस्लाम धर्म का सुन्नी शाखा का अनुयायी था। किसको मानता था? सुन्नी को मानता था। ठीक है, औरंगजेब। और हमारा अब अंतिम जो फैक्ट है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में अपने सूबेदार के नाम जारी कर और शासनादेश में तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। हमने पहले देख लिया इस फैक्ट को। ये भी हमने देख लिया कि 1689 में जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। ठीक, औरंगजेब के द्वारा, ये भी हो गया है। अब हम इसके मृत्यु की बात कर लेते हैं। औरंगजेब की जो मृत्यु है 1707 में दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु हो गई और ये दौलताबाद से कुछ दूर दफनाया गया था। ठीक, कब इसकी मृत्यु? 1707 में। और यहीं से जो कोलैप्सेशन है मुगल काल का ना, यहीं से होना शुरू हो जाता है, डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है, फॉल डाउन होना शुरू होता है। कैसे? देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो पूरे मुगल वंश में, ठीक है, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और ख़ास करके अकबर तक चीज़ें बहुत ठीक ठाक चल रही होती हैं। अकबर के बाद ना जो उनके जो आंतरिक जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके सेनापति थे, जो मंत्री थे, अब इनमें धीरे धीरे ना स्वतंत्रता की भावना जो है ये अब अंदर से ये आने लगती है कि हमें अब स्वतंत्र होना चाहिए, हमें अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहिए, साम्राज्य बनाना चाहिए। ठीक, और जैसे ही जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं औरंगजेब के, ये बहुत प्रभावशाली नहीं होते हैं और ये अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। और उसी के दौरान उनमें जो उनके जो भी सेनापति होते हैं, जो मनसबदार होते हैं, इनमें क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना जग जाती है और वो धीरे धीरे क्या होता है? जो मुगल वंश है ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक, तो ये जो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था बहुत ही महत्वपूर्ण था और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आप पूरा लास्ट तक देखेंगे और आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ठीक, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। इसके बाद हमारा जो औरंगजेब का जो टॉपिक था मुगल वंश का, ये आज मुगल वंश हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगा दिल्ली सल्तनत पे। ठीक, दिल्ली सल्तनत पे ऐसे ही जैसे मुगल वंश में सभी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चले हैं, आपको क्रम वाइज दिल्ली सल्तनत जितने भी वंश हुए हैं सभी को आपको वीडियो मिलेगी। बस आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी वीडियो को देखिए और अंतिम तक, ठीक, अपने एग्ज़ाम तक आप हमें फॉलो करिए। बस आप अगर पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें क्लियर होंगे, तो आप बस इसी चैनल को हमारे वीडियो को जो हमारा चैनल इसको बस फॉलो करिए। इसी में आपका सारा जो पेट का सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस केवल हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, उनको फोकस करिए, उसके नोट्स बनाइए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आज के लिए धन्यवाद।